आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृति और सौंदर्य निबंध, जिसके लेखक हैं नामवर सिंह। अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। और इस अध्याय का अनंग लेख पढ़ने वाले हिंदी में पहले व्यक्ति हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहली बार उन्हें ही ये अनुभव हुआ कि एक एक फूल, एक एक पशु, एक एक पक्षी ना जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित हैं। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी है, बकुल की भी है, चंपे की भी है। सब क्या हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है? अब तो खैर हिंदी में फूलों पर ललित लेख लिखने वाले कई लेखक निकल आए हैं, लेकिन कहने की आवश्यकता नहीं कि अशोक के फूल आज भी अपनी जगह है। अशोक के फूल की आज भी अपनी जगह है। कालिदास के प्रेमी पंडितों को पहली बार इस रहस्योद्घाटन में अवश्य ही धक्का लगा होगा कि जिस कवि को वे अब तक अपनी आर्य संस्कृति का महान गायक समझते आ रहे थे, वो गंधर्व, यक्ष, किन्नर आदि आर्येतर जातियों के विश्वासों और सौंदर्य कल्पनाओं का सबसे अधिक ऋणी है। वैसे तो भारत को महामानव सागर कहने वाले रविंद्रनाथ ठाकुर एक अरसे से ये बतलाते आ रहे थे कि जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वो अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का सम्मिश्रण है। किंतु यही संदेश अशोक के फूल के माध्यम से आया तो उसकी चोट कुछ और ही थी। क्या इसीलिए कि ये मनोजन्मा कंदर्प के धनुष से छूटा है? फूल की मार कितनी गहरी हो सकती है, इसका एहसास कराने के लिए अशोक के फूल के 2 वाक्य काफी हैं। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। और सच कहा जाए तो आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए ही अशोक के फूल लिखा गया है, प्रकृति वर्णन के लिए नहीं। ये निबंध द्विवेदी जी के शुद्ध पुष्प प्रेम का प्रमाण नहीं, बल्कि संस्कृति दृष्टि का अनूठा दस्तावेज है। अब तो भारत की सामाजिक संस्कृति की दिन रात माला जपने वाले बहुतेरे हो गए हैं। दिनकर जी ने तो संस्कृति के 4 अध्याय नाम का एक विशाल ग्रंथ ही लिख डाला। किंतु जैसा कि अज्ञे ने लिखा है, काव्य की पड़ताल में तो दिनकर जी शुद्ध काव्य की खोज में लगे थे, लेकिन संस्कृति की खोज में उनका आग्रह मिश्र संस्कृति या फिर संस्कृति की मिश्रता को उजागर करने का प्रयत्न मात्र है, उसकी संग्राहकता को नहीं। संस्कृति का चिंतन करने वाले किसी भी विद्वान के सामने ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि संस्कृतियां प्रभाव ग्रहण करती हैं, अपने अनुभव को समृद्धतर बनाती हैं, लेकिन ये प्रक्रिया मिश्रण की नहीं है। संस्कार नाम ही इस बात को स्पष्ट कर देता है। ये मानना कठिन है कि संस्कृति की ये परिभाषा दिनकर की जानी हुई नहीं थी। उनका जीवन भी कहीं उस मिश्रता को स्वीकार करता नहीं जान पड़ता जिसकी वकालत उन्होंने की। तब क्या ये संदेह संगत नहीं कि उनकी अवधारणा एक वकालत ही थी, दृष्टि का उन्मेष नहीं? और अगर वकालत ही थी तो उनका मुवक्किल क्या समकालीन राजनीति का एक पक्ष ही नहीं था, जिसके सांस्कृतिक कर्णधार स्वयं भी मिश्रता का सिद्धांत नहीं मानते थे, लेकिन अपनी स्थिति दृढ़तर बनाने के लिए उसे अपना रहे थे? स्मृति लेखा में ये सारी कोटेशन अज्ञे जी की है। अब नामवर सिंह की का तर्क। इस मिश्र संस्कृति की राजनीति से द्विवेदी कितने अलग थे, इसका प्रमाण ये है कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद जब से राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित और प्रोत्साहित नीति के रूप में सामाजिक संस्कृति का बोलबाला हुआ, द्विवेदी जी इस विषय पर लिखना लगभग बंद कर चुके थे। स्पष्ट है कि वे मिश्र संस्कृति के वकील न थे और न ही एक वकील की तरह अपने पक्ष के लिए इतिहास के तथ्य बटोरने ही गए थे। उन्होंने तो उस अनुभूति को वाणी दी थी जो अपने अतीत के साहित्य को पढ़ते और कलाकृतियों को देखते समय अंतरतम में उठी थी। और इस बात से तो संभवतः अज्ञे भी इनकार ना करेंगे कि द्विवेदी जी के लिए एक अमूर्त बौद्धिक अवधारणा नहीं थी, बल्कि दृष्टि का उन्मेष था।
इसीलिए जब द्विवेदी जी कहते हैं कि सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है, तो तुरंत ही बाद में जोड़ते हैं कि शुद्ध है केवल मनुष्य की जिजीविषा। वो गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि अज्ञेय जहाँ संस्कृति की केवल संग्राहकता की हिमायत करते हैं, वहाँ द्विवेदी जी त्याग का जिक्र करना नहीं भूलते। अशोक के फूल में ही उसी अनुच्छेद के अंतर्गत एक दृष्टा की तरह मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ देखते हुए वे कहते हैं, मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। वो सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। ना जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती ये जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वो ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। इसीलिए द्विवेदी जी के सामने योजनाबद्ध रूप से एक मिश्र संस्कृति तैयार करने की समस्या नहीं है। समस्या ये है कि आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, उसे किस प्रकार ध्वस्त किया जाए। इस दृष्टि से दिनकर का मिश्र संस्कृति की एक राजनीति है जो अज्ञेय की संस्कार धर्मी संग्राहक संस्कृति की भी और राजनीति के अनुषंग से बच नहीं सकती। अच्छा, इस दृष्टि से यदि दिनकर की का मिश्र संस्कृति की एक राजनीति है, तो अज्ञेय की संस्कार धर्मी संग्राहक संस्कृति भी किसी राजनीति के अनुषंग से बच नहीं जाती। जब वे कहते हैं कि संस्कृतियां प्रभाव ग्रहण करती हैं, अपने अनुभव को समृद्धतर बनाती हैं, तो उनमें एक मूल संस्कृति का अस्तित्व पहले ही स्वीकार कर लिया गया है, जो किसी प्रभाव से विशुद्ध है। आकस्मिक नहीं है कि अज्ञेय द्वारा स्थापित वत्सल निधि की हीरानंद शास्त्री स्मारक व्याख्यान माला के प्रथम आयोजन में प्रकाशित भारतीय परंपरा के मूल स्वर में डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे भी लगभग ऐसे ही शब्दों में सामाजिक संस्कृति का विरोध करते हैं। डॉक्टर पांडे ये स्वीकार करते हैं कि विज्ञान, प्रविधि और भौतिक उपादानों के स्तर पर नाना समाजों में आदान प्रदान अनायास चिर परिचित है और इन साधनों का उपयोग समाज को प्रभावित करता है, किंतु इसके साथ ही वे ये भी मानते हैं कि अतर्क के भावों, अनुभूतियों और आध्यात्मिक उपलब्धियों के स्तर पर संस्कृतियों का वास्तविक मिलन अत्यंत कठिन होता है। कुल मिलाकर इस विमर्श का निष्कर्ष ये है कि भारतीय संस्कृति की तथाकथित सामासिकता वास्तव में सभ्यता के क्षेत्र में लागू होती है और इस क्षेत्र में वो भारत की कोई विशेषता नहीं है। सवाल ये है कि सभ्यता और संस्कृति की जिन दो यूरोपीय अवधारणाओं को पांडे ने भारत की संस्कृति के विवेचन के लिए अपनाया है, उनका संबंध सभ्यता से है या संस्कृति से। आदान प्रदान की सभ्यता के ही क्षेत्र में आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान यदि सभ्यता के क्षेत्र में ही आदान प्रदान होता है, फिर भी जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित और प्रोत्साहित सामाजिक संस्कृति का विरोध पांडे ने किया है, उसे किसी अन्य पक्ष की राजनीति की वकालत न मानना अज्ञेय के लिए भी कठिन होगा। तर्क वही है जिसका इस्तेमाल उन्होंने दिनकर के संबंध में किया है। यदि दिनकर की सामाजिक संस्कृति का संबंध राजनीति के एक पक्ष से है, तो स्वयं अज्ञेय और गोविंद चंद्र पांडे की शुद्ध संस्कृति का संबंध भी राजनीति के दूसरे पक्ष से जोड़ा जा सकता है। शुद्ध होने से वो राजनीति से मुक्त नहीं हो जाती। द्विवेदी जी की दृष्टि में संस्कृति का ये आग्रह भी एक प्रकार का मोह है जो बाधा उपस्थित करता है। संस्कृति में निहित जिस संस्कार की ओर अज्ञेय ने संकेत किया है, उसकी अर्थवत्ता से द्विवेदी जी अपरिचित हैं। ये तो स्वयं अज्ञेय जी भी स्वीकार न करेंगे। फिर भी उन्हें ये देखकर आश्चर्य न होना चाहिए कि उन्होंने अक्सर इस संस्कार को भी बाधा माना है। लखनऊ विश्वविद्यालय के साहित्य का मर्म 1948 शीर्षक व्याख्यानों में उनका जोर इसी बात पर है कि विवेक के परिष्करण के लिए
किए गए संस्कार भी काल पाकर किसी नए सृजन के ग्रहण के लिए बाधा बन जाते हैं। कहते हैं, संस्कार शब्द का प्रयोग करते समय मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है। संस्कार शब्द अच्छे अर्थ में प्रयुक्त होता है, परंतु मनुष्य स्वभाव से ही प्राचीन के प्रति श्रद्धापरायण होता है और प्राचीन काल से संबद्ध होने के कारण कुछ ऐसी धारणाओं को श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगता है जो जब शुरू हुई होंगी तो निश्चय ही उपयोगी रही होंगी, परंतु बाद में उनकी उपयोगिता खिस गई और वे रूढ़ी मात्र रह गई। ऐसे संस्कार सब समय बृहत्तर मानव पटभूमिका पर खरे नहीं उतरते। ऐसे संस्कार सब समय बृहत्तर मानव पटभूमिका पर खरे नहीं उतरते। इन कालगत संस्कारों की चर्चा करने के बाद वे उन देशगत और जातिगत संस्कारों की ओर भी संकेत करते हैं जो अन्य देश और अन्य जाति के विश्वासों पर आधारित साहित्य को समझने में बाधक होते हैं। प्रसंग यद्यपि साहित्य का है, फिर भी संस्कार की ये भूमिका संस्कृति के क्षेत्र में भी स्वीकार की जा सकती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संस्कार के उल्लेख मात्र से संस्कृति के क्षेत्र में दृष्टिगत होने वाली संकीर्णता का परिहार नहीं हो जाता। संस्कार की प्रक्रिया अंततः संस्कृति के क्षेत्र में उस शुद्धिकरण की ओर ले जाती है जिसकी परिणति वर्जनशीलता में होती है। ये वही वर्जनशीलता है जिस पर भारतीय संस्कृति में के बहुत से हिमायती को अभिमान है। हमारे यहाँ वाला ब्रह्मास्त्र इस वर्जनशील अहंकार की उपज है, जिसका मुकाबला द्विवेदी जी को अक्सर करना पड़ता था। बहुत क्लेश होने पर हिंदी साहित्य की भूमिका के उपसंहार में उन्होंने लिखा, आए दिन श्रद्धापरायण आलोचक यूरोपियन मतवादों को धकिया देने के लिए भारतीय आचार्य विशेष का मत उद्धृत करते हैं और आत्मगौरव के उल्लास से घोषित कर देते हैं कि हमारे यहाँ ये बात इस रूप में मानी गई है, मानो भारतवर्ष का मत केवल वही एक आचार्य उपस्थित कर सकता है। मानो भारतवर्ष के हजारों वर्ष की सुदीर्घ इतिहास में नाम लेने योग्य एक ही कोई आचार्य हुआ है और दूसरे या तो है ही नहीं या है तो भी एक ही बात को मान बैठे हैं। ये रास्ता गलत है। किसी भी मत के विषय में भारतीय मनीषा ने गुड्डलिका प्रवाह की नीति का अनुसरण नहीं किया है। प्रत्येक बात में ऐसे बहुत से मत पाए जाते हैं जो परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध पड़ते हैं। पृष्ठ संख्या 129, हिंदी साहित्य की भूमिका। पंडितों की समझ का ये इकहरापन द्विवेदी जी की दृष्टि में एक बड़ी बाधा है। इस संकीर्ण इकहरेपन के खिलाफ संघर्ष करते हुए उन्होंने भारतीय संस्कृति की विविधता, जटिलता, परस्पर विरोधी जीवंतता और समृद्धि का पुनः सृजन किया। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आर्येतर जातियों के अवदान की उल्लसित चर्चा का कारण यही है। यदि इस प्रयास में कहीं आर्य श्रेष्ठता के अहंकार को ठेस लगती है तो द्विवेदी जी इस बात से चिंतित नहीं दिखते। वस्तुतः ये दूसरी परंपरा की खोज का प्रयास है जिसका प्रयोजन मुख्यतः पंडितों की इकहरी परंपरा की संकीर्णता का निदर्शन है।